नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है माई टाइम टीसीएम टाइम के अंतर्गत, जिसका टाइम 3 बजे के करीबन है, यानी कि द एपिसोड नेम इज़ माई टाइम टीसीएम टाइम। और हम बात कर रहे हैं इसमें नी पेन की, नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम जो है आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, जिसमें पंकज गुप्ता ए टीसीएम थिंकर आप जैसे ही लिखोगे तो यूट्यूब चैनल आपको दिखाई देने लगेगा और उसके बाद आप वहाँ पे ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वो आप देख सकते हैं उसको। आज हमें बात करनी है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी की। हमने पहले जब फर्स्ट डे हमने बात करी थी, हमने एनाटॉमी के बारे में बात करी थी, उसके क्या नाम नी के बारे में, तो कैसे कैसे होता है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, इसके बारे में बात करते हैं। ये हमने पहले भी स्लाइड दिखाई थी आपको टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी के लिए। द फर्म अटैचमेंट ऑफ द टीसीएल टू द मीडियल मिनिस्कस, जो है आपका मीडियल मिनिस्कस से अटैच होता है, ये जो अटैच होता है यहाँ पे, is to considerable clinical significance because tearing of this ligament frequently result in concomitant tearing of the medial meniscus, यानी कि जब ये tearing होती है तो इससे medial meniscus भी जो आपका tear हो सकता है। This injury is common in the athletes who twist their flexed knees while running, यानी कि ज़्यादातर ये जो है एथलीट्स को हो जाता है जब वो रनिंग करते हैं या बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं या कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल खेल रहे जो प्लेयर होते हैं उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम पढ़ते हैं। व्हाट टू नो अबाउट एमसीएल टीयर्स, हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं। द एमसीएल रन्स अलॉन्ग द इनसाइड ऑफ द नी, ये आपने देखा होगा कि जब मैंने इसका फिगर दिखाई थी आपको, ये इनसाइड ऑफ द नी होता है। विच द एचसीएल रन्स अलॉन्ग द आउटसाइड ऑफ द नी, और जो एचसीएल है लेटरल जो है कोलेटरल लिगामेंट है वो आउटसाइड होता है। टुगेदर दीज टू लिगामेंट्स अलॉन्ग विद अदर्स हेल्प टू कीप द नी इन प्लेस, इन दो लिगामेंट की वजह से आपका जो नी है वो अपने प्लेस पर बना रहता है ना। लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज, जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होता है लिगामेंट। ए स्प्रेन स्ट्रेच द लिगामेंट विच कैन बिकम्स लूज आफ्टर ए सीवियर इंजरी, यानी कि अगर कोई स्प्रेन आ जाता है उस पर, है ना, उसमें तो उससे आपका जो है लिगामेंट लूज हो सकता है और आपका उसमें सीवियर इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसके बाद वो टीयर भी हो सकता है। ए टीयर इज ए मोर सीवियर इंजरी दैट स्प्लिट्स द लिगामेंट इन टू, यानी कि जो टीयर बोलते हैं वो आपका लिगामेंट टीयर में वो जो है आपका दो भागों में टूट सकता है या थोड़ा सा क्रैक हो सकता है, उसको हम बोलते हैं। व्हेन समवन टीयर्स द एमसीएल इट मे नॉट होल्ड द नी इन प्लेस एज सिक्योरली, अगर ये टीयर हो जाता है तो आपका नी जो है अपने प्लेस से जो है डिस्प्लेस हो सकता है, तो वो उसको टाइटली पकड़ के नहीं रख सकता है। द एमसीएल इंजरीज ऑफन हैपन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द नी ड्यूरिंग ए कोलोजन कैन पुश द नी साइडवेज, मतलब जब इंजरी होती है तो जो आपको ये कोलोजन है आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ सरका सकता है। दिस पुश ए लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन द एमसीएल, और जब ये पुश होता है तो आपके एमसीएल पे जो है बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा, विच कैन टीयर, और इसकी वजह से वो टीयर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स वाइल रनिंग एंड टर्निंग कैन आल्सो पुट एनफ स्ट्रेस, अगर हम रनिंग करते हैं या टर्न उसके दौड़ते दौड़ते टर्न करते हैं तो उससे भी हमारे उस पर लिगामेंट बहुत स्ट्रेस आता है और में उसमें स्प्रेन आकर जो है वो टीयर हो सकता है। एंड एमसीएल टीयर्स, अगर हम सिम्टम इसके देखें तो क्या है, जब जो आपका एमसीएल जब टीयर करता है, पेन ऑन द इनसाइड ऑफ द नी, आपके नी के अंदर पेन आता है ना। टीयरिंग इज लाइकली टू कॉज मोर सीवियर पेन दैट स्प्रेनिंग द लिगामेंट, यानी कि जो जब टीयर में जो है आपका पेन ज़्यादा होता है स्प्रेन से ज़्यादा, यानी कि टीयर जब होता है तो उसमें ज़्यादा पेन होता है। ए पर्सन में नोटिस ए पॉपिंग साउंड ऑफ द एमसीएल टीयरिंग, जब वो एमसीएल टीयर होता है तो पर्सन को उसमें एक पॉपिंग साउंड आती है अंदर से,
क्रैक क्रैक की साउंड आती है जिसे बोलते हैं। पर्सन इज लाइकली टू नोटिस स्वेलिंग, और उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है। स्वेलिंग कैन स्प्रेड टू ओवर, मतलब पूरे एरिया में वो स्वेलिंग जो है फैल सकती है, ज़्यादा हो सकती है। द नी में स्टिफ एंड ए पर्सन में हैव डिफिकल्ट स्ट्रेथनिंग द लेग और बाइंडिंग देयर नी, और उसमें क्या कर सकता है पर्सन की जो नी है वो स्टिफ हो सकता है और उसको स्ट्रेट करने में जो है प्रॉब्लम होती है नी को। अब मैं साथ साथ ही आपको ACL के बारे में भी बता के चलूँगा। ACL अंदर का लिगामेंट की बात कर रहे हैं, अभी हमने MCL की बात करी, तो ACL जो अंदर लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इसको बोलते हैं ACL, क्योंकि मोस्टली ये भी बहुत टियर होता है। तो हम ये दोनों का ट्रीटमेंट एक सा है तो एक साथ लेके चलेंगे। इंजरीज टू द नी जॉइंट की अगर हम बात करें, द ACL विच सर्व्स एज ए पाइवेट ऑफ द फॉर रोटेटिव मूवमेंट, मतलब ये एक ऐसा होता है कि ये बीच में होता है, तो इसके सहारे हमारा जो है ट्विस्ट कर सकता है, हमारा जो नी है ट्विस्ट कर सकता है। ऑफ द नी एंड टर्न ड्यूरिंग फ्लेक्सॉन में आल्सो टीयर सब्सिक्वेंट ऑफ द रैप्चर ऑफ द TCL, क्रिएटिंग एन अनहैप्पी ट्राइड टू नी इंजरीज। तो ACL मैंने आपको पिक्चर दिखाया हुआ है फिगर में, ये यहाँ से ये है ACL टीयर हो सकता है। ये PCL है, PCL पीछे वाला होता है और ACL आगे वाला होता है। इसके बारे में थोड़ा और जाने। इसमें क्या ना, आपको जब आपके पास रिपोर्ट आई तो इसमें आपको लिखा होगा टोन ACL, ऐसा करके लिखा होगा। वो किसे कहते हैं टोन ACL? ए टोन ACL यानी कि जिसको एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड और थर्ड डिग्री स्प्रेन ऑफ द ACL, ये इसको बोलते हैं टोन को बोलते हैं। जो सेकंड और थर्ड डिग्री का जो स्प्रेन होता है उसको हम ACL के ऊपर उसको हम टोन बोलते हैं। द ACL इज अ वाइटल पेनिट्रेटिंग द थाई बोन, यानी कि फीमर बोन को जो है वो टच करता है, फ्रॉम स्लाइडिंग बैकवर्ड ऑन द टिबिया, और जिसके ऊपर टिबिया जो है पीछे की तरफ जो है जाती है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ऑन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू द टिबिया स्लाइडिंग फॉरवर्ड अंडर द फीमर, ऐसा कह सकते हैं टिबिया जो है आगे की तरफ जाती है फीमर के ऊपर। दैट अकर्स व्हेन द फुट इज प्लांटेड, द ACL आल्सो स्टेबलाइज द नी फ्रॉम रोटेटिंग, जो ये जो ACL है आपको जो नी को रोटेटिंग के लिए स्टेबलाइज करने का काम करता है। द मोशन दैट अकर्स व्हेन द फुट इज प्लांटेड एंड द लेग पिवट्स, तो एक तरीके से काम करता है। विदाउट ए नॉर्मल ACL, यानी कि अगर आपका ACL नॉर्मल नहीं है, द नी बिकम्स अनस्टेबल एंड कैन बक्कल, और जैसे कि बक्कल होता है उस तरह हो सकता है ये नी, स्पेशली व्हेन द लेग इज प्लांटेड एंड अटेम्प्ट आर मेड टू स्टॉप और टर्न क्विकली। और आपका ACL में अगर कोई इंजरी होगी तो जैसे ही आप जैसे कहीं दौड़ कर रहे हैं, रन कर रहे हैं और एकदम से रुक जाते हैं, तो आपको वहाँ पर रुकने में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम क्या है ACL टीयर के? विद एन एक्यूट इंजरी द पेशेंट ऑफन डिस्क्राइब दैट द हियर्ड ए लाउड पॉप एंड देन डेवलप्ड इंटेंस पेन इन द नी। इसमें ऐसा होता है कि नी के बीच में अंदर पेन होता है और उसमें पॉपिंग की साउंड आती है। द पेन मेक्स वॉकिंग और वेट बियरिंग वेरी डिफिकल्ट, इसमें जो है आपको चलने में और उस जो आपके जो लेग्स हैं यानी कि जो नी है वो वेट बियरिंग करने में प्रॉब्लम करते हैं। द नी जॉइंट विल बिगिन टू स्वेल, और वो भी स्वेल होने लगता है विद इन ए फ्यू आवर्स बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग विद इन द जॉइंट, और इसमें जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्ट्रेंथन द नी, और ये जब टीयर हो जाता है तो आपको जो है जो स्ट्रेंथन करने में नी को में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, है ना, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो पेशेंट को जो है रिकरेंट पेन आने लगता है और रिकरेंट स्वेलिंग आने लगती है। बार बार पेन हो सकता है और बार बार उसमें स्वेलिंग के चांसेस हो जाते हैं। फिर मैं इसमें बात करता हूँ कि ये कितने लेवल में हो सकता है और हमें कब सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। तो द सर्जन एंड द पेशेंट नीड टू डिस्कस द लेवल ऑफ द एक्टिविटी, ये डिपेंड करता है कि वो पेशेंट का काम क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पेशेंट जो डॉक्टर है और वो पेशेंट से वो डिस्कस करता है, इंजरी के बारे में मालूम करता है और उसके लेवल के बारे में मालूम करता है। जैसे लेवल 1 में होता है आदमी पेशेंट जंपिंग, पिवोटिंग एंड द हार्ड कटिंग, ये कर सकते, ये इसमें थोड़ा रुकिंग हो, मतलब ये कम हो जाता है। लेवल 2 में हैवी मैनुअल वर्क और साइड टू स्लाइड सपोर्ट्स। लेवल 3 में लाइट मैनुअल वर्क एंड नॉन कटिंग स्पोर्ट्स लाइक रनिंग एंड बाइसिकलिंग। लेवल 4 में सेडेंट्री लाइफस्टाइल विदाउट स्पोर्ट्स। तो आप कौन से स्टेज में हैं, इसको स्टेज को जानकर अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जिकल रिपेयर इज रिकमेंडेड फॉर दोज हु विश टू रिटर्न टू लेवल 1 and 2 एक्टिविटीज़।
उन लोगों को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है जो आपको जंपिंग में और इनकी जो है वो जिनको ज़्यादा करना होता है वो उसमें आ सकते हैं, यानी कि सर्जरी की रेंज में आ सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी की इसमें आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ जनरली नॉट एन एमरजेंसी, ये कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं है। यंग एथलीट्स में रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द ACL। जो यंग एथलीट्स हैं जो अभी खेल रहे हैं तो उनको इसमें सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि उनको जो है जंपिंग वगैरह करना होता है, तो इसके लिए इनको सर्जरी करानी होती है। एक और मैंने लेटरल मेनिस्कस इंजरी के बारे में बात करी थी, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये तो हमारा था जो है MCL था इस तरफ, और इस तरफ TCL है। अब कभी कभी ये भी इंजर हो जाता है तो वहाँ पे भी टीयर हो सकता है, इसमें भी पेन आएगा। तो मुझे आपको ट्रीटमेंट सेक्शन बताना है कि हो क्या सकता है, ट्रीटमेंट सेक्शन क्या है, मेरी क्या थिंकिंग है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एज पर माई थिंकिंग द ट्रीटमेंट एज पर TCM पैटर्न, हम TCM पैटर्न पर जाते हैं। At the time of injuries, the patient need to cool it down, so we treat heat pattern. जब अगर किसी को अभी इंजरी हुई है और अभी इंजरी होने पे बहुत पेन होगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो उस वक्त हमें उसे नी को जो है हमें ठंडा करना होता है, कूल करना होता है। तो उस कूल करने के लिए हमें पहले हीट पैटर्न पे जाना होगा। कल हमने डिस्कस किया था कि हीट पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने बताया था कि स्टोमक हीट के बारे में हमने बात करी थी, लिवर हीट के बारे में बात करी थी, और हार्ट फायर ब्लेजिंग के बारे में हमने बात करी थी। मैं जो पहला मेरा जो प्रिपरेशन मतलब मेरा प्रिफर्ड जो प्रोटोकॉल है वो मैं प्रिफ़र करता हूँ, स्टोमक हीट पॉइंट को मैं प्रिफ़र करता हूँ। तो स्टोमक हीट पॉइंट कौन से हैं? P6 है, SP6 है, CV13 है, CV12 है, स्टोमक 21 है, 44 है, 45 है स्टोमक के पॉइंट। इन सबको मुझे सिडेट करना होता है। लेकिन मैं आपको कुछ खास बात भी बताना चाहूँगा यहाँ पर। जो स्टोमक 45 पॉइंट होता है वो हमारे पटेला के ऊपर, जो हमारे जो पटेला होता है अंदर लुब्रिकेंट पे काम करता है, और पटेला को इस पे हम पॉइंट पे ट्रीटमेंट करके पटेले को मूव करा सकता है। यानी कि अगर किसी का पटेला वहाँ पर जो है चिपक गया है, यानी कि स्टिक हो गया है जॉइंट पे, तो हम स्टोमक 45 पॉइंट उसमें लुब्रिकेशन करके उस पटेले को मूव करा सकता है। और इसके साथ JD1 पॉइंट भी हमें लगाना होता है। JD1 पॉइंट जो है वो जॉइंट डीजनरेशन मेरिडियन का पॉइंट है, जो कि डॉक्टर वॉल ने एक्सप्लेन किया है अपने जो है अपनी बुक में। डॉक्टर वॉल का एक पॉइंट है ये, इसको हम देख सकते हैं, यानी कि जो है JD1 पॉइंट है ये, जॉइंट डीजनरेशन 1 एंड ST45 पॉइंट। इन दोनों का क्या काम करेगा? ये काम करेगा, आपके पटेले को मूव करेगा और वहाँ पर पेन को भी कम करेगा। पेन को कैसे कम करेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊँ। आपने अगर पढ़ा हो कि 11 जो पॉइंट है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो 11 नंबर पॉइंट है, वो एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। यानी कि वो एक पॉइंट है LI11 जो हमारे थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर इन सबको मेंटेन करने का काम करता है ना। इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कोल्डनेस एंड हीट, एंड इट इज़ मदर पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट का मदर पॉइंट है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये टेक्स एक्सिस एनर्जी फ्रॉम द स्टोमक मेरिडियन। ये क्योंकि मदर पॉइंट है, तो ये स्टोमक मेरिडियन में से एक्सिस एनर्जी को जो है वो जो है सक करने का काम करता है, यानी कि उसको लेने का काम करता है। और स्टोमक 45 पॉइंट कौन सा है? वो सन पॉइंट है। अगर स्टोमक मेरिडियन में देखते हैं तो स्टोमक 45 वो है सन पॉइंट है। तो सन पॉइंट से वो कनेक्ट हो जाता है और उससे एनर्जी लेता है और वो अपने को टोन करना शुरू कर देता है। हमें क्या करना है इसको ट्रीट करने के लिए? हमें क्या करना है? वी शुड टेक इन्फ्रेंस ऑफ द स्टोमक 45 पॉइंट्स एज वेल एज द LI11 पॉइंट्स। तो उसमें ऐसा होगा कि आपको स्टोमक 45 की और LI11 पॉइंट की इन्फ्रेंस लेनी होगी। जिस लोगों को अभी इन्फ्रेंस लेने का नहीं पता है, तो मैंने कल यूट्यूब पे अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने इन्फ्रेंस लेने का तरीका बताया है। इन्फ्रेंस लेने का तरीका से मतलब यह है कि हम उस पॉइंट की एनर्जी को निकालते हैं कि वो पॉइंट जो है एनर्जी हमें टोन या सिडेशन क्या मांग रहा है, इसको हम देखना चाहते हैं। तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मतलब अगर ऐसे करेंगे तो जल्दी रिपेयरिंग होगी। वी शुड टेक इन्फ्रेंस ऑफ द ST45 पॉइंट्स एज वेल एज द LI11 पॉइंट्स। यू विल फाइंड ST45 पॉइंट आर वन साइड सिडेट आएगा एंड अनदर साइड टोन आएगा। यानी कि अगर आप ST45 की इन्फ्रेंस निकालते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ वो टोन मांग रहा है और एक तरफ वो सिडेट मांग रहा है ना। अब जहाँ पर स्टोमक 45 जो है सिडेट आ रहा है जिस साइड, तो आप देखोगे उस साइड का LI11 पॉइंट टोन मांग रहा होगा।
अगर आप इसको चेक करोगे तो जिस साइड का स्टोमक 45 पॉइंट जो है सीडेट आ रहा है, उसी साइड का यानी कि लेफ्ट साइड का अगर मेरा स्टोमक 45 सीडेट आ रहा है तो मेरा लेफ्ट साइड का ही LI11 पॉइंट टोन आएगा। चेक करके देख लेना आप, है ना। अब दूसरी तरफ हम जाएंगे उस तो सेकंड टाइम तरफ यानी कि राइट साइड में ST45 अगर टोन आ रहा है तो वहाँ पर LI11 सीडेट आएगा, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट हो जाते हैं ST45 और LI11 मिला के। हम इन 4 पॉइंट की जो है 4 पॉइंट की इन्फ्लुएंस निकालेंगे। दैट 4 पॉइंट कैन बैलेंस द हीट इन द जॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको आपके जॉइंट में हीट को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये थर्मोस्टेट पॉइंट को हमने इसमें ऐड किया है। थर्मोस्टेट पॉइंट ऐड होने से जो स्टोमक की हीट है वो बैलेंस हो जाएगी, यानी कि ठंडा गर्म आपका बैलेंस हो जाएगा। और जब बैलेंस हो जाएगा तो आपकी इन्फ्लेमेशन सॉरी नी में से कम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम हमें क्या देखते हैं, व्हेन पेशेंट कम्स टू यू फॉर पेन, अगर पेशेंट आपके पास पेन के लिए आया है एंड द इंजरीज आर ओल्ड, अगर और ये अभी तो मैंने बात करी थी कि ये इंजरी आपकी नई है, मतलब अभी इंजरी हुई है, मगर अब आपके पास पेशेंट तो पेन के लिए आया लेकिन उसके ऊपर ये हुआ है, यानी कि ACL या जो है TCL हुआ है उसको पहले से ही, लेकिन बहुत समय हो गया है, यानी कि ओल्ड इंजरी है। देन हमें क्या करना है, तो हमें उसकी टंग देखनी है पहले। जो लोग टंग का कोर्स कर चुके हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं कर चुके हैं तो मेरा नेक्स्ट सेशन जब मैं कुछ समय बाद टंग डायग्नोसिस का मेरा स्टार्ट होने वाला है, वो भी इसी तरह फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपलोड रहेगा। तो वो काफ़ी दिन का कोर्स चलेगा, तो उसको भी आप ज्वाइन करते रहें, देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो कोई ना कोई चीज़ नई नई होती रहेगी। टंग डायग्नोसिस का कोर्स नेक्स्ट टाइम में मैं लेने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। When patient comes to you for pain and the injuries are old, then first you see the tongue. हमें उससे पहले टंग देखनी है। If heat is shown, अगर आपको लगता है कि टंग पे हीट दिखाई दे रही है on the tongue, then first you remove the heat as per the symptom. तो उस वक्त आपको टंग पे से जो टंग पे अगर हीट दिखाई दे रही है तो आपको बॉडी में से पहले हीट को रिमूव करना होगा। और हीट को रिमूव करने के लिए हमने अभी बात करी थी, हमें लीवर हीट, स्टोमक हीट एंड हार्ट हीट का ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है ना, एज पर द सिम्टम। देन यू गो फॉर द सर्कुलेशन पॉइंट, तब उसके बाद आपको सर्कुलेशन पे जाना होता है। और अगर आपको टंग पे स्टैग्नेशन दिखाई दे रहा है, इफ स्टैग्नेशन शोन ऑन द टंग, देन सेलेक्ट लीवर की स्टैग्नेशन पॉइंट, देन गो फॉर सर्कुलेशन पॉइंट। तो अगर आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको लीवर हीट या कोई हीट दिखाई दे रही है, या आपको जो है लीवर की स्टैग्नेशन अगर टंग पे दिखाई दे रहा है, तो आपको वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सर्कुलेशन पे जाना पड़ेगा। सर्कुलेशन पॉइंट कौन से हैं? सर्कुलेशन पॉइंट है हार्ट की डेफिशिएंसी फॉर यंगर, मतलब जो यंगर लोग हैं उनके लिए हार्ट की डेफिशिएंसी लगाते हैं, और जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए हार्ट यिन डेफिशिएंसी लगाते हैं। और हम सिम्टम चेक करके इन पॉइंट को लगाएंगे। साथ में हमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट भी ऐड करने होते हैं, यानी कि हार्ट की अगर हमने पहले पढ़ा हो, अगर आपने हार्ट की प्लस स्प्लीन की का मतलब मैं यहाँ पे फूड की बात करता हूँ, हार्ट की प्लस फूड की इज इक्वल टू ब्लड। ये ब्लड होता है और इसको सर्कुलेट करने में हार्ट की का योगदान होता है, यानी हार्ट की इसको जो है सर्कुलेट करती है। तो ब्लड का जब भी सर्कुलेशन का हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें हार्ट की प्लस स्प्लीन की का ट्रीटमेंट करना होता है। जिन लोगों को भी ये नहीं पता है कि ये मैं कैसे ले रहा हूँ, तो आपको हाउ टू डायग्नोज की क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हाउ टू डायग्नोज की क्लास में ये सब जो है डायग्नोसिस वहाँ पर पूरा होता है ना। और ये जो पॉइंट लोकेशन की क्लास तो मैं इस पर ले चुका हूँ यूट्यूब पे, वो पूरा अपलोड है वीडियो, 25 एपिसोड के अंदर है, यानी कि 25 एपिसोड में आपको पॉइंट लोकेशन की पूरी क्लास है। तो वो भी देखेंगे अगर आप, तो आपको पॉइंट लोकेशन क्लियर हो जाएगी। फिर ये छोटे छोटे जो मैं आपको डिसीज़ वाइज आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको भी करें। अगर जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपको हाउ टू डायग्नोज की क्लास में आना पड़ता है, जो कि पेड क्लास होती है, जो मैं तभी अनाउंस करूँगा तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं यूट्यूब पे भी अनाउंस कर दूँगा। फिर हम लीवर की स्टैग्नेशन के पॉइंट कौन से हैं? वो है P6, TW6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14 एंड GB34। इनको हम सीडेट करते हैं। हार्ट की डेफिशिएंसी के पॉइंट कौन से हैं? P6, H5 यानी कि हार्ट 5, CV6, CV17 एंड UB15, इनको हम टोन करना होता है। हार्ट यिन डेफिशिएंसी के कौन से पॉइंट होते हैं? P6, H6, H7, SP6, K6, K7, CV4, CV14, CV15, LU7 एंड H8, इन पॉइंट को हमें टोन करना होता है।
मैं सोच रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैं नी जॉइंट के बारे में आपको बता रहा था और नी जॉइंट के बाद में आपको मैं पैटर्न बताने लगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि आप जो करते हैं यानी कि लोकल पॉइंट अभी तक जो भी लोग करते हैं वो करें, मुझे उनको कोई वो नहीं है, लेकिन आपको उसकी वजह से आपको ऑर्गन को भी डायग्नोज करके अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि अगर आप टीसीएम पैटर्न पे जाकर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि लोकल पॉइंट के अलावा भी कुछ सोचें, कुछ समझें, तो उसको फिर आप अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा सेशन इतना ही है, कल हम फिर एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।